नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार करेंगी प्रदान। 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए मिलेगा सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस समारोह में होंगे शामिल। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का करेंगे शुभारंभ। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। हिमाचल में बर्फबारी से कई रास्ते बंद। उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी की आशंका। दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस पर रूस के अमानवीय हमले की निंदा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध बंद करने के लिए वार्ता की अपील की। और मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को लगा शुरुआती झटका। जडेजा ने डेब्यू कर रहे कोन्स्टास का लिया विकेट। कोन्स्टास ने खेली 60 रन की शानदार पारी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कुल 17 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। हर एक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य देश के बच्चों में साहस, निडरता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। देश भर में आज धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले साहिबजादों को याद किया जा रहा है। 26 दिसंबर 1705 को आज ही के दिन 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों ने धर्म और आस्था की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल होंगे। इस मौके पर वो उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों को इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर जिंदा दफन कर दिया गया था। ये साहिबजादों को याद करने और जानने का दिन है और कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई थी। क्या आप जानते हैं कि 26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव भर देती है। ये दिन है वीर बाल दिवस का, जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साहिबजादे यानी गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष, इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। 1705 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब छोड़ने को मजबूर हुआ, तब उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन नन्हे वीरों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिख धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इसके बाद 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस। वीर बाल दिवस उन साहिबजादों के बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी उम्र में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ साहिबजादों की शहादत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, साहस और निष्ठा की
पराकाष्ठा का दिन है। इस दिन को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बलिदानों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। साहिबजादों की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम इन नन्हे शहीदों के अमर बलिदान को नमन करते हैं। तो आइए इस दिन को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाएं। वीर बाल दिवस हमें बताता है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। केरल में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। मामला एक प्रेस पत्रकार को नोटिस जारी कर उससे खबर का सोर्स जानने को लेकर जोर जबरदस्ती करने का है। केरल सरकार के इस एक्शन पर पत्रकारों में उबाल है। वहीं यूडीएफ और बीजेपी ने इसके लिए केरल सरकार को निशाने पर लिया है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर मचे सियासी वार प्रतिवार के बीच केरल सरकार ने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ ऐसी कार्रवाई की है जिससे केरल ही नहीं देश भर में प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों की त्योरियां चढ़ गई हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्री प्रेस के समर्थकों का कहना है कि केरल पुलिस जांच के नाम पर पत्रकार और अखबार को प्रताड़ित कर रही है। पुलिस ने मलयालम दैनिक अखबार मध्यमा के पत्रकार अनिरु अशोकन को नोटिस जारी कर उनके मोबाइल फोन को जांच के लिए सौंपने की मांग की है। विपक्षी दल यूडीएफ ने भी पुलिस एक्शन की कड़ी निंदा की है और विजयन सरकार को तानाशाह बताया है। यूडीएफ के कई नेता पत्रकारों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए। राजनीतिक दलों का आरोप है कि पत्रकारों को सोर्स का खुलासा करने के लिए दबाव बनाया जाना नियम और कानून के खिलाफ है। केरल बीजेपी का दावा है कि केंद्र सरकार पर प्रेस फ्रीडम का आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि लोकतंत्र और संविधान को लेकर वे खुद कितने सजग हैं। Double speak of the communist parties gets exposed. Kerala government should stop from harassing the media persons. दरअसल केरल के अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट को लेकर केरल सरकार को दिक्कत है। 28 जुलाई को मलयालम दैनिक अखबार मध्यमा में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें केरल लोक सेवा आयोग पीएससी में नौकरी के लिए 60 लाख आवेदकों का डेटा लीक होने का आरोप लगाया गया था। इस खबर के साथ पीएससी एजेंडा दस्तावेज की एक फोटो भी प्रकाशित की गई थी जिसे पुलिस ने अत्यंत गोपनीय माना। प्रकाशन के बाद पुलिस ने इस दस्तावेज के स्रोत की जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद मध्यमा के संपादक और तिरुवनंतपुरम ब्यूरो के रिपोर्टर अनिरु अशोकन को नोटिस जारी किया। जांच के तहत क्राइम ब्रांच ने अशोकन से पूछताछ की जिन्होंने कथित तौर पर अपने स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया। अब पुलिस की ताजा कार्रवाई से पत्रकारों में भारी आक्रोश है तो इसे सीधे तौर पर प्रेस की आजादी पर हमला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक करेगी। ये बैठक आज और कल होगी। समिति आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रतिनिधियों के सुझाव लेगी, जबकि कल उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली के प्रतिनिधियों से बात करेगी। आपको बता देंगे, हाल ही में लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तेजस्वी यादव आज कल अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कहे थे और अब तेजस्वी ने नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर एक और विवादित बयान दिया है। इसे लेकर एनडीए को महागठबंधन पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं। हालांकि तेजस्वी अपनी यात्रा के लिए कम और विवादित बयानों के लिए ज्यादा चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक विवादित बयान दिया है कि सीएम और सीएमओ को बीजेपी ने हैक कर लिया है। सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है
वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी समेत पूरा एनडीए हमलावर हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल का जंगल राज याद दिलाया। बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत किया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई के संपर्क में हैं। कौन किसको हैक करता है ये इतिहास में दर्ज है। आपके माता पिता के शासनकाल को गृह विभाग अघोषित रूप से शहाबुद्दीन चलाते थे और आपके मामा अघोषित रूप से वित्त विभाग चलाते थे। राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके माँ पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था। विशेष तौर पर संविधान की, कानून की, नियम की जानकारी नहीं है। वो व्यक्ति तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। उसी प्रकार वो भी बोलते रहते हैं। नेता विरोधी दल, उनका काम कुछ होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन वो नेगेटिव ही काम में लगे रहते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की राजनीति में बयानों के बाण तेज होते जा रहे हैं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के आसपास घूमती है। एक तरफ एनडीए के पास 4 कार्यकाल के काम का वर्क रिपोर्ट है, जबकि तेजस्वी यादव के पास सिर्फ आरोप है। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी की बातें लोगों पर कितना अपील करती है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। छत्तीसगढ़ में साल 2024 नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। इस वर्ष बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन हुए हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार बड़े स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। देखिए बस्तर से डीडी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक सुरक्षा बलों ने 217 नक्सलियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए। 816 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुए, जिनमें 261 आईईडी, 888 डेटोनेटर और 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए। बस्तर के अबूझ माड़ को नक्सलियों का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में सुरक्षा बलों ने सबसे ज्यादा कार्रवाई यहीं पर की है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया था और उन्होंने दोहराया था कि मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुरक्षा बल के जवान बड़ी बहादुरी के साथ नक्सलियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी का कहना है कि वर्ष 2024 में बस्तर इलाके में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 217 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा कुल 217 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी माओवादियों के डेरे से रिकवर किए गए थे। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय का कहना है कि बस्तर इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। लोन वराटू अभियान जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत एक अभियान है, जिसके तहत हम लोग माओवादी से अपील करते हैं सरेंडर करने के लिए। तो वर्ष 2024 में कुल 233 माओवादी ने सरेंडर किया, जिसमें 40 से अधिक माओवादी पर पूर्व से इनाम घोषित था। स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान जिसे डीआरडी दंतेवाड़ा ने किया, उसमें कुल 49 माओवादी का शव बरामद किया गया था। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। बस्तर में पिछले 1 साल में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका असर पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों में
देखने को मिला है। सुरक्षा बलों के जंगलों में घुसने से नक्सलियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साल 2024 में बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 2024 में 200 से ज्यादा नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है और 837 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर तमाम विभागों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए नगर निगम के स्तर पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। दिव्य और भव्य महाकुंभ, भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक आयोजन की तैयारी पूरी। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह तैयार। महाकुंभ में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष इंतजाम। मच्छर मक्खी से बचाने के लिए आई अत्याधुनिक 62 पल्स फॉगिंग मशीनें। अखाड़ों और टेंट को इंसेक्ट फ्री करने के लिए रहेंगे 110 ब्लोअर मिस्ट, 107 मिनी फॉगिंग मशीनों की तैनाती। हिफाजत में लगेंगे 78 स्पेशल अधिकारी। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा कुंभ मेला 2025 का निरीक्षण किया गया। उन्होंने घुड़सवारी करते हुए संगम क्षेत्र की सुरक्षा का जायजा लिया। एडीजी कानून व्यवस्था ने आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों एवं मेला अधिकारी श्री विजय किरण आनंद के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। महाकुंभ क्षेत्र में 7 स्तरीय सुरक्षा कवच स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें जल, थल और नभ से निगरानी की जाएगी। ड्रोन की तैनाती, फेस रिकॉग्निशन कैमरों और सुरक्षा कैमरों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। भीड़ और वाहन प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग किया जाएगा। ये कैमरे कुंभ मेले में भीड़ की निगरानी और यातायात प्रबंधन में मदद करेंगे। महाकुंभ में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके तहत साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीजों की समीक्षा एडीजीएलओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला में इस बार स्वच्छता के लिहाज से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संत महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। अखाड़ों और टेंट सिटी को इंसेक्ट फ्री बनाने के साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 110 अत्याधुनिक ब्लोअर मिस्ट और 107 मिनी फॉगिंग मशीन तैनात की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि महाकुंभ के दौरान कॉल करने पर ऑटोमेटिक ब्लोअर मिस्ट 30 मिनट में तय स्थान पर पहुंचेगी। महाकुंभ के दौरान चप्पे चप्पे पर कीटनाशक का छिड़काव किए जाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए 62 पल्स फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस बार महाकुंभ में संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। पर्याप्त रूप से हमारे पास मशीनें हैं, पर्याप्त रूप से हमारे पास केमिकल्स हैं, हमारे पास लार्विसाइडल हैं, इंसेक्टिसाइडल हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो भी ग्रोथ हो रही है हमारे मच्छर की, वो एरिया कुंभ मेला के आसपास के 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया भी चिन्हित किए जा चुके हैं। महाकुंभ में पहली बार संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए इतने व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल 45 मलेरिया इंस्पेक्टरों की तैनाती की योजना बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 20 साल पहले हिंद महासागर में आई सुनामी ने तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचाई थी। इस सुनामी के चलते 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं करीब 14 देशों में इसका असर देखने को मिला था। पिछले 20 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेने के बड़े प्रयास हुए हैं। देखिए डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट को। 2 दशक पहले 2004 में 26 दिसंबर को इंडोनेशिया ने सबसे भयावह आपदा देखी। इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्र के भीतर सुनामी की लहरें उठी, जिसने भयानक तबाही मचाई। सुनामी की घातक लहरों ने लगभग 2,28,000 लोगों की जान ले ली और लगभग $10 अरब का नुकसान हुआ।
चेतावनी प्रणाली न होने के कारण अधिकांश पीड़ितों को भागने का समय ही नहीं मिला। भारत के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने 2004 की सुनामी के दौरान तत्परता दिखाई थी। चूंकि सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण था, इसलिए दूरदर्शन ने आपदा क्षेत्र से सीधे बचाव प्रयासों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य सभी संचार चैनल बंद होने के कारण रेडियो प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा बन गया। वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भूकंपीय परिवर्तनों की निगरानी करने और आसन्न तरंगों के लिए अलर्ट जारी करने के लिए हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली बनाई गई थी। भारत ने ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे कि उसकी जनता फिर कभी ऐसी भयानक स्थिति में वापस न फंसे। After this tragic event, which took about 230,000 lives and then impacted so many countries within the region, so the UN gave the mandate, provided the mandate to UNESCO's IOC to establish a end-to-end tsunami early warning and mitigation system in the Indian Ocean region. So that was when the ICG, it's called the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, that was established to actually coordinate with all the countries in the region, all the stakeholders within the region and outside the region to work together. भारत ने 15 अक्टूबर 2007 को अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की शुरुआत की। ये एडवांस्ड कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। ये केंद्र लगातार भूकंपीय और समुद्र स्तर के डेटा की निगरानी करता है और जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी करता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से वास्तविक समय के डेटा प्राप्त करता है और सिर्फ 12 मिनट के भीतर 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप का पता लगा लेता है। गहरे समुद्र में मौजूद मुख्य सेंसर सुनामी के ट्रिगर होने की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ज्वार को मापने के यंत्र और गहरे समुद्र में सेंसर लगाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डेटा प्राप्त करने और अलर्ट तुरंत भेजने के लिए एक मजबूत संचार योजना बनाई है। आज मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की बदौलत भारत और हिंद महासागर के अन्य देश ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। 2004 में आई सुनामी ने जहां भारत काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक था, वहीं आज सुनामी से बचने की तैयारी में भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। इस तरह 2 दशक के बाद भारत एक लंबा रास्ता तय किया है और भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भविष्य की आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत तैयार है। साल 2024 विदा लेने जा रहा है। हर क्षेत्र की तरह 2024 में भी सिनेमा जगत का सफर भी काफी हलचल भरा रहा है। वैश्विक सिनेमा में भारतीय फिल्मों ने और मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अपने विशेष आपको बता दें, इस प्रस्तुति के जरिए रुपहले पर्दे की साल भर की बड़ी हलचल हम आपके लिए समेट कर लाए हैं। आप इस डीडी न्यूज़ की विशेष कवरेज को देखिए और आज शाम 6 बजे आने वाले विशेष कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। कैसा रहा सिनेमा जगत में साल 2024, इस खास रिपोर्ट को देखिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन, फिल्म, संस्कृति और कलात्मक सहयोग के उत्सव के रूप में यादगार रहा साल 2024। कान फिल्म महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बना भारत पर्व का जश्न। पायल कपाड़िया ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गईं। ला सिनेफ प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार मानसी माहेश्वरी की एनिमेशन फिल्म बनी हुड को मिला। वैश्विक और भारतीय सिनेमा के 9 दिवसीय उत्सव में जुटे दुनिया भर से फिल्म निर्माता, कलाकार और सिने प्रेमी। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इफी 2024 ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना।